स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है अधिसत्ता, अथॉरिटी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्ता से क्या अभिप्राय है, सत्ता की प्रकृति के संबंध में कौन से सिद्धांत है, सत्ता कितने प्रकार की होती है, सत्ता के प्रयोग पर क्या सीमाएं हैं और सत्ता पालन के अधिकार क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पर कि सत्ता से क्या अभिप्राय होता है, सत्ता किसे हम कहते हैं। हम सबसे पहली बात ये करते हैं। तो देखिए, सत्ता का अर्थ समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं पे विचार करते हैं। सबसे पहले देखिए, बायस्टेड ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। बायस्टेड कहते हैं कि सत्ता शक्ति नहीं है, सत्ता शक्ति से अलग है। सत्ता का मतलब ये होता है कि शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार। जब आपको संस्थागत रूप से शक्ति के प्रयोग का अधिकार मिल जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि शक्ति का प्रयोग नहीं करना है हमें। हम क्या बात कर रहे हैं? शक्ति के प्रयोग का अधिकार। जब अधिकार आपको मिल जाता है, और अधिकार भी कैसा है? संस्थागत अधिकार, एक संस्थात्मक अधिकार। एक संस्था के माध्यम से अगर आपको अधिकार मिल गया है शक्ति के प्रयोग का, तो वो कहलाती है सत्ता। दूसरी परिभाषा है बीज की। बीज ये कहते हैं, दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। बीज कहते हैं कि दूसरा जो कार्य कर रहा है उस कार्य को प्रभावित करने का या उसे निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। यहाँ देखिए, किस पे फोकस है? औचित्यपूर्ण अधिकार पे। हम अधिकार की बात कर रहे हैं। अधिकार, और अधिकार कैसा होना चाहिए? औचित्यपूर्ण। यानी कि अगर आपको ये अधिकार है कि आप दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं, और अधिकार कैसा है? औचित्यपूर्ण अधिकार है, तो वो कहलाएगी सत्ता। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। हेनरी फेयोल कहते हैं कि सत्ता से अभिप्राय यह है कि आपको आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। देखिए, यूनेस्को की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि सत्ता का अभिप्राय है कि वह शक्ति। देखिए, अब क्या क्वालिटी होनी चाहिए किसी शक्ति में जब वो सत्ता बन जाएगी? एक तो स्वीकृत, उसे जनता की स्वीकृति प्राप्त हो। दूसरा है सम्मानित, उसको सम्मानजनक नज़रिए से देखे जाए, मतलब वो बल पर आधारित नहीं होनी चाहिए, जनता की स्वीकृति अपने विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण। ज्ञात हो यानी कि प्रकट हो, कि हम ये पता कर सकें कि हाँ, इसके पास सत्ता है, इसके पास कितनी सत्ता है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो ज्ञात होनी चाहिए वो शक्ति। साथ ही औचित्यपूर्ण होनी चाहिए, उसमें कुछ औचित्यपूर्णता निहित हो, कुछ वैधानिकता निहित हो, तो हम कहेंगे कि ये सत्ता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का अभिप्राय ये है कि हम दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित करने का जो औचित्यपूर्ण अधिकार है, उसे हम कहेंगे कि वो सत्ता है। सत्ता की परिभाषा देखने के बाद अब हम सत्ता की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सत्ता की प्रकृति के बारे में दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला है औपचारिक सत्ता सिद्धांत और दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। तो पहले हम बात करते हैं औपचारिक सत्ता सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सत्ता के पीछे संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती।
मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है। देखिए, औपचारिक सत्ता सिद्धांत में क्या होता है कि ये माना जाता है कि सत्ता का मतलब है आदेश देने का अधिकार। और सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जो ये सिस्टम है, जो आदेश देने का अधिकार है, ये ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। यानी कि जब अधीनस्थ किसी व्यक्ति की बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वीकार करने का कारण है संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति। जो आदेश देने का अधिकार है, वो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके पास है। इससे क्या होता है कि आदेश देने का एक पदक्रम बन जाता है। यानी कि किसी संगठन में जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देंगे और उन आदेशों का पालन किया जाता है। इन आदेशों का पालन इसलिए नहीं किया जाता कि आदेश देने वाला व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ है, बल्कि इसका पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो संगठन में उनसे अपर पद पर है। इसीलिए देखो, मैकाइवर ने इसको कहा है शासन का जादू। मैकाइवर ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो आदेश दे रहा है, वो भले ही अभी अपने अधीनस्थों से कम बुद्धिमान है, वो योग्य भी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसका स्तर हीन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो आदेश देगा, उस आदेशों का पालन उसके अधीनस्थों को करना पड़ता है। तो ये है औपचारिक सत्ता सिद्धांत, जिसमें कि सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना गया है और आदेश का जो क्रम है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हैं। दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। स्वीकृति सिद्धांत ये मानता है कि सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है सॉरी किंतु वास्तव में सत्ता के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं, तो यह सत्ता स्थिति बन जाती है। स्वीकृति सिद्धांत ये मानता है कि सत्ता की जो सफलता है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो अधीनस्थ हैं वो उसको स्वीकृति प्रदान करें। जब अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं, ये सोचकर कि ये आदेश सही हैं, जब अधीनस्थ उन आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करेंगे कि उनकी समझ और योग्यता की दृष्टि से वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सत्ता की स्थिति बन जाती है। तो यानी कि दो सिद्धांत हमने देखे। स्वीकृति सिद्धांत ये कह रहा है कि सत्ता में मुख्य बात ये होती है कि जो अधीनस्थ हैं वो अपनी समझ से उन आदेशों को स्वीकृति प्रदान करे, तभी वो सत्ता बनेगी। तो अगर हम इन दोनों सिद्धांतों को देखें तो ये दोनों ही सिद्धांत अतिवादी हैं। और जब हम सत्ता की प्रकृति की बात करते हैं तो सत्ता की अवधारणा में इन दोनों ही अवधारणाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। ये माना गया है कि सत्ता में संस्था की औचित्यपूर्ण शक्ति भी होनी चाहिए। जब हम सत्ता की बात करें तो एक संस्थागत औचित्यपूर्ण शक्ति होना भी आवश्यक है, साथ ही अधीनस्थों की स्वीकृति भी होना आवश्यक है। तो सत्ता की सफलता के लिए ये दोनों ही चीज़ें आवश्यक है कि संस्थागत रूप से औचित्यपूर्ण शक्ति भी हो, साथ ही अधीनस्थों की स्वीकृति भी प्राप्त हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं सत्ता के प्रकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इस पर प्रश्न भी बहुत अधिक पूछा जाता है कि सत्ता के प्रकार बताइए। देखिए, सत्ता के जो प्रकार हैं ये बताए हैं मैक्स वेबर ने, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्स वेबर ने सत्ता 3 प्रकार की बताई है। एक परंपरागत सत्ता, दूसरी है बौद्धिक कानूनी और तीसरी है करिश्मात्मक सत्ता। तो आइए अब हम इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। परंपरागत सत्ता, जब अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदियों से होता आया है, अर्थात परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र अस्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है।
देखिए, परंपरागत सत्ता क्या होती है? परंपरागत सत्ता में ये होता है कि जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके मन में ये विश्वास होता है कि ऐसा हमेशा से होता आया है। यानी कि परंपरागत सत्ता का अभिप्राय ये है कि शासन का वो अधिकार जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है, यानी कि जब राजनीतिक शक्ति का लगातार प्रयोग किया जा रहा है तो उससे शासन करने का जो अधिकार आ जाता है उसे हम कहते हैं परंपरागत सत्ता। जैसे कि राजतंत्र में राजा, इस प्रकार की सत्ता में क्या होता है कि प्रत्यायोजन जो होता है वो अस्थायी रूप से किया जाता है और शासन करना पूर्ण रूप से जो सर्वोच्च सत्ताधारी है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जो भी उसके अधीनस्थ होंगे वो सब राजा के सेवक माने जाएंगे और वो सभी राजा की आज्ञाओं का पालन करते हैं। दूसरा है बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है। देखिए, बौद्धिक कानूनी सत्ता में क्या होता है कि सत्ता का आधार जो होता है वो बौद्धिक और तार्किक होता है। यानी कि जो अधीनस्थ हैं वो इस आधार पर उन आदेशों को स्वीकार करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये जो अधिकार है ये औचित्यपूर्ण है। जो अधिकारी जो सत्ताधारी के पास जो अधिकार हैं वो पद से प्राप्त होता है उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है या भारत में जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लेता है तो सभी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। और इस तरह की जो सत्ता होती है उसमें सत्ता का प्रत्यायोजन किया जाता है। प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि इस तरह की सत्ता में क्या होता है कि जो नौकरशाही होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनको भी अधिकार सौंप दिए जाते हैं कि जो भी वरिष्ठ अधिकारी है वो अधीनस्थ अधिकारियों को मतलब अपने जो अधिकार हैं उनको सौंप सकते हैं। तो इस प्रकार की सत्ता में डेलीगेशन जो होता है वो होता है। नेक्स्ट है करिश्मात्मक सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, इस स्थिति में प्राय कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं। देखिए, करिश्मात्मक सत्ता में क्या होता है कि करिश्मात्मक सत्ता में जो अधीनस्थ हैं वो वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों का पालन इस आधार पे करते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव होता है। यानी कि जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो सत्ताधारी है, उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है और उसके व्यक्तित्व का चूंकि अधीनस्थों पर प्रभाव होता है इसलिए अधीनस्थ उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह की सत्ता में कोई प्रत्यायोजन नहीं होता है। जो भी अधीनस्थ होते हैं वो सत्ताधारी के एक व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली है और उसके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण लोग उसकी बातों को मान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम महात्मा गांधी की बात करें कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली था, या जैसे एक समाज सेवक अन्ना हजारे जी हैं, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। तो कोई भी व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण उसने सत्ता की स्थिति प्राप्त कर ली है, व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण दूसरे लोग उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे करिश्मात्मक सत्ता। तो ये तीन तरह की सत्ता है। अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने केवल जो औचित्यपूर्ण सत्ता है यानी कि केवल जो बौद्धिक कानूनी सत्ता है उसका विश्लेषण किया है और तो मैक्स वेबर ने सबसे अधिक जो महत्व दिया है, जो विश्लेषण मैक्स वेबर ने किया है वो बौद्धिक कानूनी सत्ता का किया है। और मैक्स वेबर ये भी कहते हैं कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर होती है और इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए परंपरागत और करिश्मात्मक सत्ता को शामिल किया जाना चाहिए। अब है सत्ता पालन के आधार कि
व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़ है विश्वास, कि जब अधीनस्थों को ये विश्वास होता है कि जो सत्ताधारी है हमें उसके आदेशों का पालन करना चाहिए, उन सत्ताधारी के प्रति उनका विश्वास होता है, तो उस विश्वास के कारण अधीनस्थ सत्ता का पालन करते हैं। दूसरा है एकरूपता। जब अधीनस्थों के विचार और आदर्श सत्ताधारी के विचार और आदर्शों से मेल खाते हैं, तो अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं। नेक्स्ट है दबाव। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो न तो विश्वास के आधार पर कार्य करते हैं और न ही एकरूपता से। ऐसे व्यक्ति केवल दबाव की भाषा ही समझते हैं। तो कई बार जो बाध्यकारी शक्ति होती है उसके कारण भी कुछ लोग सत्ता का पालन करते हैं। नेक्स्ट है वैधानिकता। हर संगठन के पास एक वैधानिक शक्ति होती है और वैधानिक शक्ति होने के कारण जो उच्च अधिकारी है उसके आदेशों का पालन अधीनस्थ अधिकारियों को करना पड़ता है। तो ये सत्ता पालन के आधार है। इसके बाद हम बात करें सत्ता पालन की सीमाएं, कि सत्ता के ऊपर क्या क्या सीमाएं हैं। तो देखिए, सत्ता के ऊपर सबसे पहली सीमा तो है प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो सत्ताधारी है वो नागरिकों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता या हर व्यक्ति को जो सीमित संपत्ति का अधिकार है उससे बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकता। तो ये सत्ता की एक प्राकृतिक सीमा है कि कोई भी जो सत्ताधारी है वो इन चीज़ों का कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नैतिक धार्मिक विश्वास। नैतिक और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की सीमा बनाते हैं, और जब भी कोई सत्ताधारी अगर इनके प्रतिकूल आदेश देता है तो उसके लिए इनका पालन करवाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। तो जो जनता के नैतिक विश्वास हैं या धार्मिक विश्वास हैं वो भी सत्ताधारी की सत्ता को सीमित करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति। जो भी समाज की संस्कृति होती है, कोई भी सत्ताधारी उस संस्कृति के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकता, वो उस संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई भी सत्ताधारी संस्कृति में हस्तक्षेप करता है या संस्कृति के विरोध में जाकर अगर कोई इस तरह का आदेश देता है तो उसकी सत्ता का पालन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है संविधान, नियम और उपनियम। जो भी संविधान है, संविधान के नियम और उपनियम है, वो भी सत्ताधारी की सीमाओं को सीमित कर देते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सीमाएं। आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि हर देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था के जो इकोनॉमिक सोर्सेज हैं वो सीमित होते हैं, और चूंकि आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती है इसलिए ये सत्ता को लिमिटेड कर देते हैं। नेक्स्ट है अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ। देखिए, कोई भी सत्ताधारी जो अपने डिसीजंस लागू करवाता है वो अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है, और अधीनस्थों की क्षमता की एक निश्चित सीमा होती है। और दूसरी बात यह है कि कई बार जो अधीनस्थ हैं वो अपने निजी हितों की वृद्धि के लिए संघ भी बना लेते हैं, तो इसके कारण भी सत्ताधारी की सत्ता सीमित होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। वर्तमान समय में जैसे यूएनओ एक संगठन कार्य कर रहा है, इसके अलावा और भी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिनको विभिन्न देशों ने मान्यता भी दे रखी है, तो इसके कारण भी सत्ता की जो पावर है, सत्ता हम कह सकते हैं, इसके कारण भी सत्ता सीमित होती है। तो ये सत्ता पालन पर सीमाएं हैं। थैंक यू।